प्रधानमंत्री मोदी के राज में नए भारत से पंगा लेना कितना महंगा पड़ सकता है, यह सबक जस्टिन ट्रूडो ने अपनी कुर्सी गंवाकर सीखा। न जाने कितने ही लोगों ने जस्टिन ट्रूडो को यह समझाया था कि वो गलत जगह उलझ रहे हैं, लेकिन खालिस्तानियों को बचाने के चक्कर में जस्टिन ट्रूडो हीरो बन रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंटरनेशनल गुटबाजी कर लेंगे, नरेंद्र मोदी को फंसा देंगे। पर ट्रूडो को यह दांव इतना उल्टा पड़ गया कि उन्हें रोते हुए अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। कल जब जस्टिन ट्रूडो पद छोड़ने का ऐलान करने आए तो उनके चेहरे पर मायूसी साफ नजर आ रही थी। इस्तीफा देने पर वो इमोशनल हो गए थे, क्योंकि कनाडा की राजनीति में जस्टिन ट्रूडो की हालत ये हो गई थी कि जस्टिन ट्रूडो अगर इस्तीफा नहीं देते तो उनकी पार्टी उनसे जबरन इस्तीफा ले लेती। बुधवार को उनकी पार्टी की बैठक होने वाली थी, उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जस्टिन ट्रूडो की पार्टी के पास 150 सांसद हैं, जिनमें से करीब 50 सांसद ये चाहते थे कि ट्रूडो को पद से हटा दिया जाए। अगर पार्टी में बच जाते तो विपक्ष अल्पमत की सरकार चला रहे ट्रूडो की सरकार गिराने की पूरी तैयारी में था। यानी जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी तो हर हाल में जाना तय हो गई थी। जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा देते हुए पार्टी में अंदरूनी लड़ाई की बात मानी। जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा देते हुए खुद के बारे में यह कहा कि वो अगले चुनाव के लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है। इस्तीफे के ऐलान के साथ ही जस्टिन ट्रूडो की राजनीति का चैप्टर भी क्लोज हो जाएगा। एक बार सुनिए कि इस्तीफा देते हुए जस्टिन ट्रूडो ने क्या कहा, यह भी देखिएगा कि कैसे कहा। फिर बताऊंगा कि जस्टिन ट्रूडो की वो बड़ी गलतियां क्या रहीं जिसकी कीमत उन्हें इस्तीफा देकर चुकानी पड़ी। I intend to resign as party leader, as prime minister, after the party selects its next leader through a robust, nationwide, competitive process. Last night, I asked the president of the Liberal Party to begin that process. That if I'm having to fight internal battles, I cannot be the best option in that election. तो आज तो जस्टिन ट्रूडो का चेहरा उतरा हुआ है, लेकिन आप याद कीजिए, ये वही जस्टिन ट्रूडो हैं जो खालिस्तानियों के मुद्दे पर भारत को अकड़ दिखा रहे थे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके जैसे देशों से नरेंद्र मोदी की शिकायत कर रहे थे। ये वही ट्रूडो हैं जो इस हद तक खुद को फन्ने खान समझ रहे थे कि अपनी संसद में बगैर सबूत भारत पर खालिस्तानी आतंकी की हत्या करवाने का आरोप लगा दिया था। अब आप देखिए जस्टिन ट्रूडो ने पिछले 1.5 साल में कैसे भारत से पंगा लिया। जून 2023 में ट्रूडो ने भारत पर खालिस्तान के आतंकी निज्जर की हत्या का आरोप लगा दिया था। सितंबर 2023 में ट्रूडो ने अपनी संसद को बताया कि वो भारत पर लगे आरोपों की जांच करवा रहे हैं। अक्टूबर 2023 में भारत ने ट्रूडो के आरोपों को खारिज करते हुए 40 डिप्लोमेट्स को देश से निकाल दिया था। भारत ने कई बार ट्रूडो को चेतावनी दी कि वो खालिस्तानियों का समर्थन ना करें। भारत विरोधी मानसिकता का समर्थन करने वालों को सपोर्ट ना करें, लेकिन ट्रूडो ने सब अनसुना कर दिया। भारत ने बार बार ट्रूडो की सरकार से खालिस्तानी आतंकियों पर एक्शन लेने के लिए कहा, उनके प्रत्यर्पण के लिए कहा, लेकिन ट्रूडो ने भारत की अपील पर आंख बंद कर ली। खालिस्तानियों के चक्कर में ट्रूडो ने कनाडा में भारतीय दूतावास के अधिकारियों की जासूसी करवाई। ट्रूडो की सरकार में ही कनाडा में हिंदू मंदिर के अंदर घुसकर खालिस्तानियों ने भारतीय मूल के लोगों पर हमला बोल दिया था। भारत के खिलाफ ट्रूडो ने सारी हदें पार कर दी थी, लेकिन अब कनाडा में ही ट्रूडो की दुकान का शटर डाउन हो गया। अब आप यह भी देखिए कि जिन खालिस्तानियों के चक्कर में ट्रूडो पीएम मोदी से भिड़ गए, उन खालिस्तानियों ने भी ट्रूडो से मुंह फेर लिया। ट्रूडो पिछले 4 साल से एनडीपी यानी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थन से सरकार चला रहे थे। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी खालिस्तानी समर्थक पार्टी, इसी वजह से ट्रूडो 4 साल से प्रो खालिस्तानी स्टैंड भी ले रहे थे, भारत विरोधी बातें कर रहे थे। लेकिन पिछले साल सितंबर में न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह ने ट्रूडो सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। इतना ही नहीं, दिसंबर 2024 में जगमीत सिंह ट्रूडो के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन तक ले आए थे। जगमीत सिंह ने आरोप लगाया था कि ट्रूडो ग्लोबल लेवल पर खालिस्तानियों का मुद्दा मजबूती से उठा नहीं पाए। यानी एक तरफ ट्रूडो ने खालिस्तानियों को खुश करने में जमीन आसमान एक कर दिया, नरेंद्र मोदी तक से टकरा गए। दूसरी तरफ खालिस्तानियों को लगा कि ट्रूडो से कुछ हो ना पाएगा। अब खालिस्तानी समर्थक
पार्टी के नेता ट्रूडो के इस्तीफे पर उन्हें ही कोस रहे हैं। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह ने ट्रूडो के इस्तीफे पर कहा कि जस्टिन ट्रूडो ने बार बार कनाडा के लोगों के भरोसे को तोड़ा। लिबरल्स दूसरा मौका पाने के काबिल ही नहीं। ट्रूडो ने अपनी पॉलिटिक्स के चक्कर में खालिस्तान से दोस्ती कर ली, खालिस्तानियों से दोस्ती कर ली, खुद को भारत का नंबर 1 एनिमी बना लिया। लेकिन ट्रूडो के ये सारे पैंतरे काम नहीं आए और कुर्सी चली गई। जिस दिन ट्रूडो ने भारत और पीएम मोदी से पंगा लिया, उसी दिन सबने कह दिया था कि आज नहीं तो कल ट्रूडो की कुर्सी जाने वाली है, और यही हुआ। मोदी से दुश्मनी का ऐसा अंजाम देखकर पीएम मोदी के बाकी दुश्मन भी घबरा गए होंगे। ट्रूडो के 2 करीबी खालिस्तानी गुरु पतवंत सिंह पन्नू और अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस भी कल से टेंशन में होंगे। सबसे ज्यादा डर में तो पन्नू जैसे खालिस्तानी होंगे, क्योंकि पन्नू तो खुलेआम ये बात कह रहा था कि वो पिछले 3 साल से ट्रूडो के सीधे संपर्क में है। उसने ही भारत के खिलाफ खुफिया जानकारी ट्रूडो को दी थी, जिसके आधार पर ट्रूडो ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए। लेकिन अब ट्रूडो की कुर्सी चली गई तो पन्नू भी मातम मना ही रहा होगा। पन्नू को लग रहा होगा कि जब ट्रूडो ही अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए तो अब किस खेत की मूली है वो, उसे कौन बचाएगा। इधर ट्रूडो ने अपनी ताकत गंवा दी, उधर अमेरिका में पीएम मोदी के करीबी दोस्त ट्रंप आने वाले हैं। यानी अब पन्नू का बचना तो बहुत मुश्किल हो गया। पन्नू के अलावा जॉर्ज सोरोस भी टेंशन में होंगे, क्योंकि सोरोस की वजह से ही जस्टिन ट्रूडो 2015 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। कनाडा की एक अवार्ड विनर जर्नलिस्ट हैं एनी किंगस्टन। साल 2017 में किंगस्टन ने जॉर्ज सोरोस और जस्टिन ट्रूडो को लेकर मकलीन मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा था, जिसमें बताया गया था कि कनाडा के ओटावा में कनाडा 2020 नाम से एक संस्था है जो खुद को कनाडा में आजाद विचारों वाला सबसे बड़ा थिंक टैंक बताते हैं। एनी किंगस्टन के मुताबिक कनाडा 2020 थिंक टैंक की वजह से ही जस्टिन ट्रूडो 2015 में पीएम बने थे। जस्टिन ट्रूडो कनाडा 2020 के संस्थापक बोर्ड मेंबर भी थे। अब असली खेल देखिए। ये जो कनाडा 2020 नाम का थिंक टैंक है ना, इसके संबंध 3 अमेरिकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हैं, और उनमें से एक सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस CAP कैप है। सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस को फंडिंग के लिए जॉर्ज सोरोस अपने फाउंडेशन ओपन सोसाइटी का सहारा लेता है। 2016 में दावोस में जॉर्ज सोरोस और ट्रूडो की मुलाकात भी हुई थी, जिसमें सोरोस ने ट्रूडो की जमकर तारीफ की थी। जस्टिन ट्रूडो के खालिस्तान समर्थकों से कनेक्शन, ट्रूडो का सोरोस के साथ कनेक्शन, खालिस्तान समर्थकों और सोरोस का एंटी इंडिया एजेंडा, ये सारे एक दूसरे से लिंक्ड हैं और जस्टिन ट्रूडो इनके हाथ की लगातार कठपुतली बने हुए थे। और इस सब में सबसे बड़ा मास्टरमाइंड जाहिर है जॉर्ज सोरोस है, और अब तो अमेरिका में सोरोस ट्रंप के निशाने पर है। इसीलिए जॉर्ज सोरोस की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सोरोस का एजेंडा है दुनिया भर में सरकारें हटाना और अपने फायदे की सरकारें बनवाना। ट्रूडो को सोरोस ने पीएम तो बना दिया था, लेकिन ट्रूडो की कुर्सी सोरोस बचा नहीं पाया। जबकि आप देखिए, सोरोस कितना भी दम लगाता रहे, दुनिया में ग्लोबल लेवल पर सिर्फ पीएम मोदी ऐसे नेता हैं जिनका वो कुछ बिगाड़ नहीं पाया। आज की तारीख में पीएम मोदी उन कुछ ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में शामिल हैं जो लगातार तीसरी बार फिर से सत्ता में आए। जबकि पीएम मोदी के ही 10 साल के दौरान कई देशों में सरकारें बदल गईं, सरकार का चेहरा बदल गया। पीएम मोदी के ही 10 साल के कार्यकाल के दौरान कनाडा में 2 प्रधानमंत्री बदल गए, अमेरिका में 3 राष्ट्रपति बदल गए, साल 2014 से यूके में 5 प्राइम मिनिस्टर्स बदल गए, ऑस्ट्रेलिया में भी 2014 से 3 प्राइम मिनिस्टर बदल गए, जापान में भी यही हुआ, वहां भी 3 प्रधानमंत्री बदल गए। यानी दुनिया के बड़े बड़े देशों में नेता टिक नहीं पाए, ना अपनी सरकारों को बचा पाए, लेकिन दूसरी तरफ पीएम मोदी 2014 से कुर्सी पर है, मजबूती के साथ है। जस्टिन ट्रूडो का हाल यह है कि वो न घर के रहे न घाट के, न खुदा ही मिला न विसाले सनम। क्या बाहर क्या घर में ट्रूडो की भयंकर बेइज्जती हो रही है। कनाडा के लोग भी खुश हैं कि ट्रूडो से निजात तो मिली। ट्रूडो आंसू बहाते हुए कुर्सी छोड़ने का ऐलान कर रहे थे, लेकिन उनके जाने से कनाडा की जनता झूम रही थी, जश्न मना रही है। अब तक कनाडा में एक बर्गर आउटलेट वाले
ट्रूडो के इस्तीफे की खबर से इतना खुश हुए कि उन्होंने बर्गर भारी डिस्काउंट में बेचने का ऐलान तक कर दिया। और अब आपको बताता हूं कि जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे को लेकर जनता क्या क्या कह रही है। साल 2008 में जस्टिन ट्रूडो पहली बार जिस पापिन्यू इलाके के सांसद बने थे, वहां के लोग क्या कह रहे हैं? वहां के लोग कह रहे हैं जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा देकर सही किया। किसी ने कहा कि उन्हें ट्रूडो के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन यह फैसला सही है। जो लोग ट्रूडो के फैन रहे हैं उन्होंने भी कह दिया कि ट्रूडो का टाइम तो अब ओवर हो गया। ट्रूडो को वोट करने वाले लोग कह रहे हैं कि उन्होंने जनता का भरोसा खो दिया है। यानी जो जगह ट्रूडो का गढ़ मानी जाती रही, वहां के लोग भी अब ट्रूडो से ऊब गए हैं। ट्रूडो को लग रहा था कि वो खालिस्तानियों के हमदर्द बनकर, उनके दोस्त बनकर और भारत से दुश्मनी करके अपनी राजनीति चमका लेंगे, लेकिन इसी के चक्कर में ट्रूडो को पता भी नहीं चला कि उनकी नैया डूब रही है और उसमें छेद हो चुका है। आखिरकार नैया डूब गई। जस्टिन ट्रूडो सही वक्त पर मैदान छोड़कर भाग गए, क्योंकि शायद वो समझ गए थे कि इधर वो अकेले नरेंद्र मोदी से टक्कर नहीं ले पा रहे हैं और 2 हफ्ते में तो ट्रंप भी आने वाले। पीएम मोदी और ट्रंप की जोड़ी ट्रूडो को वैसे ही पानी पिला देती, इसीलिए ट्रूडो ने पहले ही बोरिया बिस्तर समेटना बेहतर समझा। जस्टिन ट्रूडो ट्रंप और मोदी की जोड़ी से क्यों डर रहे थे, आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए कि जस्टिन ट्रूडो को अपनी कुर्सी गंवानी क्यों पड़ी। पहली वजह तो यह कि उनकी विदेश नीति एकदम फेल हो गई। खालिस्तानी आतंकी हरदीप निज्जर की मौत को लेकर ट्रूडो भारत से भिड़ गए। ट्रूडो ने खालिस्तानियों को खुश करने के चक्कर में भारत और कनाडा के रिश्तों को सबसे खराब दौर में ला दिया। दूसरी वजह यह रही कि ट्रंप से ट्रूडो ने टकराव मोल लिया। डोनाल्ड ट्रंप से ट्रूडो के टकराव की वजह से भी ट्रूडो को कुर्सी गंवानी पड़ी। ट्रंप तो कनाडा पर 25% टैरिफ लगाने तक की चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन ट्रूडो ने ट्रंप को संभालने में कोई कोशिश नहीं दिखाई और कोशिश की भी तो कामयाब नहीं रहे। तीसरी वजह यह कि कनाडा में जबरदस्त महंगाई बढ़ गई। ट्रूडो की कुर्सी जाने की एक वजह कनाडा में बढ़ती कॉस्ट ऑफ लिविंग भी है। ट्रूडो ने जो कार्बन टैक्स लगाया उसके खिलाफ तो विपक्ष ने पूरा कैंपेन चला दिया। एक और वजह, चौथी वजह, ट्रूडो का गिरता ग्राफ, पॉपुलैरिटी ग्राफ। कनाडा में इसी साल अक्टूबर में चुनाव है, उससे पहले जितने सर्वे वहां कराए जा रहे हैं उसमें ट्रूडो की लोकप्रियता का ग्राफ प्लूमेट हो रहा है, बहुत गिरा हुआ है। ट्रूडो की डिसअप्रूवल रेटिंग, अप्रूवल नहीं डिसअप्रूवल रेटिंग 74% तक पहुंच गई। यानी 100 में से 68 लोग ट्रूडो के खिलाफ हैं। 74 लोग ट्रूडो के खिलाफ। इसके अलावा कनाडा के ताजा सर्वे बता रहे हैं कि अगले चुनाव में लिबरल पार्टी हारने वाली है। पांचवी वजह, पार्टी के भीतर विरोध। पार्टी के अंदर ही ट्रूडो का विरोध बढ़ता जा रहा था। चुनाव जीतने के लिए लिबरल पार्टी को एक नया फेस, एक नया नेता चाहिए। और छठी वजह यह रहा कि भ्रष्टाचार के जबरदस्त आरोप लगे उन पर। जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व में लिबरल पार्टी को कई बार भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करना पड़ा। ट्रूडो ने कुर्सी छोड़ दी, लेकिन अब आगे क्या होगा वो भी समझना जरूरी है। अगला पीएम चुने जाने तक जस्टिन ट्रूडो अभी कार्यभार संभाले रहेंगे, जब तक कि उनकी पार्टी उनकी जगह पर कोई नया नेता नहीं चुन लेती। क्योंकि कनाडा में संसद का सत्र मार्च में है, इसलिए लिबरल पार्टी के पास अभी 2 महीने का वक्त नया नेता चुनने के लिए है। हालांकि नया फेस लाकर भी लिबरल पार्टी खुद को बचा पाएगी, इसकी संभावना कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि विपक्ष संसद में सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आएगा। इस टेस्ट से यह बात तय होगी कि लिबरल पार्टी की सरकार अक्टूबर तक चलेगी या कनाडा में तय वक्त से पहले चुनाव होंगे। यानी लिबरल पार्टी में जो भी ट्रूडो की जगह लेगा वो एक तरह से कांटों का ताज पहनेगा। ट्रूडो अपने अगले नेता को विरासत में चुनौतियों का एक अंबार देकर जा रहे हैं। लिबरल पार्टी में ट्रूडो की जगह लेने वाले चेहरों में एक नाम कनाडा मूल की हिंदू महिला अनीता आनंद का भी है। अनीता आनंद ट्रूडो सरकार में कनाडा की ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं। कनाडा की विदेश मंत्री मेलेनी जॉली का नाम भी इस रेस में है। ट्रूडो की जगह लेने वालों में सबसे आगे क्रिस्टिया फ्रीलैंड का नाम भी है। वो पूर्व वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। पिछले महीने ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लिबरल पार्टी के नेता मार्क कार्ने भी पीएम पद की रेस में हैं। मार्क बैंक ऑफ कनाडा के प्रमुख रह चुके हैं। डोमिनिक लेब्लांक भी लीडरशिप रोल की रेस में हैं। वो कनाडा के वित्त मंत्री हैं। अब आप ये भी देखिए कि कनाडा में
सिर्फ ट्रूडो की कुर्सी ही नहीं गई है, बल्कि खालिस्तानियों की दुकान बंद होने का इंतजाम भी हो गया है, क्योंकि कनाडा के सारे सर्वे ये बता रहे हैं कि वहां कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार आने वाली है। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पोलिवरे अगले पीएम बन सकते हैं। पियरे पोलिवरे, ये नाम अच्छे से सुन लीजिए, वो नेता जिनकी छवि भारत समर्थक की है। पियरे पोलिवरे ने नवंबर 2024 में हिंदू मंदिर पर खालिस्तानी अटैक की निंदा की थी और ट्रूडो को इसका जिम्मेदार बताया था। पिछले साल भी उन्होंने भारत से टकराव पर ट्रूडो की क्लास लगाई थी और कहा था कि ट्रूडो अपनी हरकतों की वजह से भारत में मजाक के पात्र बन गए हैं। पियरे पोलिवरे ने पिछले साल अक्टूबर में कहा था कि जैसे ही वो प्रधानमंत्री बनेंगे वो भारत के साथ एक बार फिर प्रोफेशनल रिलेशनशिप की शुरुआत करेंगे। यानी अगर कनाडा में सत्ता बदली तो भारत और कनाडा के रिश्ते ठीक होंगे और ये उम्मीद भी की जा सकती है कि कनाडा में नई सरकार खालिस्तानियों पर एक्शन लेगी। जस्टिन ट्रूडो बहरहाल वो आदमी है जिनकी अकड़ ढीली होने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन अब सारी फूंफा निकल चुकी है, क्योंकि दुनिया में तो ट्रूडो की थू थू हो ही रही है, कनाडा में भी ट्रूडो की मिट्टी पलीत हो चुकी है। अब ट्रूडो तो निकल लेंगे, लेकिन उनके किए की सजा पूरा कनाडा भुगतेगा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, यह भी समझिए। जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के ऐलान के कुछ घंटे बाद ही अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने कनाडा ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की अपनी हसरत का न सिर्फ इजहार किया है, बल्कि कनाडा को अमेरिका का राज्य बनाने के फायदे भी गिना दिए हैं। ट्रंप ने बयान दिया है कि कनाडा में बहुत से लोग 51वां राज्य बनना पसंद करेंगे। अमेरिका अब बड़े पैमाने पर व्यापार घाटा और सब्सिडी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, जबकि कनाडा को इसकी सख्त जरूरत है। जस्टिन ट्रूडो को यह बात पता थी, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ट्रंप ने कहा है कि अगर कनाडा अमेरिका में शामिल हो जाता है तो कोई टैरिफ नहीं होगा, टैक्स बहुत कम हो जाएंगे और कनाडा रूस और चीन के जहाज़ों के खतरे से पूरी तरह सुरक्षित होगा, जो लगातार उसे घेरे रहता है। ट्रंप ने कहा है कि अगर हम साथ मिल जाते हैं तो ये कितना महान देश बनेगा, ये सोचा जा सकता है। तो ट्रंप ने जो बात कही थी, जिसके तहत उन्होंने ट्रूडो को गवर्नर तक बता दिया था कनाडा का, एक तरीके से बेइज्जती थी, और यह कह दिया था कि कनाडा हमारा राज्य, 51वां राज्य। ये बात सिर्फ यूं ही नहीं कही गई थी, उसके लिए पूरा उनके दिमाग में क्यों ऐसा कह रहे हैं वो भी है, वो बता भी रहे हैं। कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बताने की ये बात ट्रंप ने मजाक में नहीं कही और ना इसे मजाक समझना चाहिए। ट्रंप इसके लिए कितने सीरियस हैं, इसके संकेत वो कई बार दे चुके हैं। पिछले साल 5 नवंबर को अमेरिका का राष्ट्रपति दोबारा चुने जाने के बाद ट्रंप ने अपने आवास पर ट्रूडो को मिलने के लिए बुलाया था। ट्रंप ने मुलाकात की तस्वीर शेयर की थी और उसमें ट्रंप ने ट्रूडो को अमेरिकी राज्य कनाडा का गवर्नर बता दिया था। तब इसे ट्रंप का मजाक बताकर हंसी में उड़ा दिया गया था, लेकिन ट्रंप बार बार लगातार कनाडा को अमेरिका में मिलाने की अपनी इच्छा को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहे। ट्रूडो से मुलाकात पर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया था, उसमें भी जस्टिन ट्रूडो को कनाडा का गवर्नर बताया था और लिखा था कि ग्रेट स्टेट ऑफ कनाडा के गवर्नर जस्टिन ट्रूडो के साथ डिनर करके अच्छा लगा। तब कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ट्रंप सिर्फ मजाक कर रहे हैं और ट्रूडो की खिल्ली उड़ाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। ट्रंप कनाडा को लेकर जो भी पोस्ट कर रहे थे, उस सब में ट्रूडो को गवर्नर और कनाडा को ग्रेट स्टेट ऑफ कनाडा लिख रहे थे। 24 दिसंबर को ट्रंप ने एक AI इमेज भी पोस्ट की थी, जिसमें वो एक पहाड़ी पर खड़े हैं और पहाड़ी पर कनाडा का झंडा लहरा रहा है। इस तस्वीर के जरिए भी ट्रंप ने कनाडा को अमेरिकी स्टेट बनाने की अपनी ख्वाहिश का ही एक तरीके से इजहार किया था। कनाडा को अमेरिकी स्टेट बनाने के लिए ट्रंप तब भी सीरियस थे जब पहली बार उन्होंने ट्रूडो को कनाडा का गवर्नर कहा था, और अब भी सीरियस हैं जब ट्रूडो अपना इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन ट्रंप आखिर कनाडा को अमेरिका का राज्य बनाना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि वो ट्रंप जो ये बातें कह रहे हैं, वो ट्रंप इतने सीरियस हैं क्यों कनाडा को लेकर? असल में इसकी वजह भी बहुत सीरियस है। ट्रंप को इस बात से ऐतराज है कि अमेरिका हर साल कनाडा को $10 करोड़ की सब्सिडी देता है। ट्रंप को इस बात से भी ऐतराज है कि ट्रूडो सरकार कनाडा से अमेरिका में अवैध प्रवासियों और ड्रग की तस्करी को रोक नहीं पाई। ट्रंप ने
अपने ये ऐतराज सीधे ट्रूडो को कन्वे भी किए थे, बताए थे। ट्रंप चेतावनी दे चुके हैं कि वो अमेरिका में कनाडा के निर्यात पर 25% टैरिफ लगा देंगे। कनाडा के कुल निर्यात का 75% हिस्सा अमेरिका में होता है। तो अगर ट्रंप ने कनाडा पर 25% टैरिफ लगा दिया तो कनाडा की आर्थिक हालत खराब होना तय है। और वाकई में ऐसा हुआ तो इसके जिम्मेदार बेशक इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन जस्टिन ट्रूडो होंगे, क्योंकि कनाडा की पूरी अर्थव्यवस्था सिर्फ 2 ही देशों पर टिकी हुई है, एक अमेरिका और दूसरा भारत। और ट्रूडो ने ट्रंप और मोदी दोनों से ही दुश्मनी मोल ली, जिसका खमियाजा ट्रूडो ने अपनी कुर्सी गंवाकर उठाया। और हो सकता है कि कनाडा को अपनी आज़ादी गंवाकर उठाना पड़े, क्योंकि अगर ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का राज्य बनाने का निश्चय कर लिया है, ये बात अगर ठान ली है, तो वो इसकी पूरी प्लानिंग भी बनाकर बैठे होंगे। अब एक तरफ ट्रंप अपने दुश्मनों को निपटाने का प्लान बनाए बैठे हैं, दूसरी तरफ पीएम मोदी के दुश्मनों के विकेट गिर रहे हैं। सिर्फ विदेश में ही नहीं, देश में भी मोदी के दुश्मनों का हाल बुरा है। उनका टाइम बुरा चल रहा है। देश की सियासत में अब एक ऐसी खबर उड़ रही है जिसे सुनकर मोदी विरोधियों के होश उड़े हुए हैं। खबर यह है कि महाराष्ट्र में शरद पवार और अजीत पवार एक बार फिर 101 हो सकते हैं और एनसीपी शरद पवार का मर्जर अजीत पवार वाली एनसीपी में हो सकता है। हालांकि अभी ये सिर्फ अटकलें हैं। अभी इस बारे में दोनों ही गुटों के नेता खुले तौर पर कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन दोनों ही गुटों में इसको लेकर नेताओं के बीच लगातार मुलाकातें हो रही हैं और इस मर्जर के लिए सहमति भी बन रही है। खबर यह भी है कि शरद पवार चाहते हैं कि उनकी बेटी सुप्रिया सुले को मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद मिले। अब अगर ऐसा हो जाता है तो मोदी सरकार की लोकसभा में सीटों की संख्या 300 पार हो जाएगी, क्योंकि अभी एनडीए की लोकसभा में कुल 293 सीटें हैं। अगर एनसीपी के दोनों गुटों का मर्जर हो जाता है तो यह संख्या बढ़कर 301 हो जाएगी, क्योंकि शरद पवार की एनसीपी के लोकसभा में 8 सांसद हैं और ऐसा जल्द होने के चांसेस भी लग रहे हैं, क्योंकि 8 और 9 जनवरी को एनसीपी शरद पवार और अजीत पवार की एनसीपी की एक बैठक भी होने वाली है, जिसमें मर्जर पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। तो ये थी पहली क्लास और पाठशाला में अब अगली क्लास। दिल्ली चुनाव की डेट आते ही केजरीवाल बीजेपी के बीच क्या नया बवाल हो गया। चुनाव आयोग के वो बड़े खुलासे जिसने ईवीएम विरोधियों की आंखें खोल दी हैं और वोटर लिस्ट का खेला। 5 बजे के बाद कैसे बढ़ जाते हैं वोट, ईसी ने क्या तगड़ा जवाब दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए स्टेज सेट है। तारीखों का इंतजार था, जिसका ऐलान आज चुनाव आयोग ने कर दिया। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले ही दिल्ली में गजब का घमासान मचा हुआ है। कोई किसी के खिलाफ पोस्टर जारी कर रहा है, कोई एआई का इस्तेमाल करके ऐसे वीडियो बना रहा है जो भयंकर वायरल हो रहे हैं, तो कोई अपने बयानों से आग लगाए हुए। दिल्ली में चुनाव के सारे रंग दिख रहे हैं। दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी कांग्रेस हो गया है। आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, और इसमें अभी तक आम आदमी पार्टी को बढ़त दिख रही है, चाहे चुनावी तैयारियों की बात हो या फिर प्रचार की या फिर सोशल मीडिया पर आउटरीच की। आम आदमी पार्टी सबसे आगे नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल के सामने चुनावी टक्कर में बीजेपी और कांग्रेस की तैयारियां अभी तक फीकी लग रही हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में बीजेपी ने अपने कैंपेन को रफ्तार दी। पीएम मोदी ने खुद दिल्ली चुनाव में प्रचार की कमान संभाल ली, जिससे बीजेपी का जोश भी, कार्यकर्ताओं का जोश भी हाई है। दिल्ली में सबसे कमजोर हालत में कांग्रेस दिख रही है। कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी अभी तक दिल्ली चुनाव की हलचल से गायब है। अब जबकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, तो उम्मीद है कि राहुल गांधी भी दिल्ली में एक्टिव होंगे और फिर मुकाबला और दिलचस्प होगा। आज ही चुनाव आयोग ने दिल्ली में चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी तारीखों का ऐलान किया, जिसके मुताबिक 10 जनवरी को चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होगा और इसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी। उम्मीदवार 17 जनवरी तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। नामांकन वापसी की आखिरी तारीख 20 जनवरी है। 5 फरवरी को दिल्ली की जनता मतदान करेगी और 8 फरवरी को दिल्ली चुनाव के नतीजे आ जाएंगे।
यानी अब दिल्ली में चुनावी पिक्चर पूरी तरह क्लियर हो गई है। पार्टियों के सामने तारीख आ गई है, डेडलाइन सेट हो गई है और इसी के साथ दिल्ली चुनाव टॉप स्पीड में पहुंच गया है। आपको दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़े सारे अपडेट्स आगे दूंगा, लेकिन पहले एक ट्रेलर दिखाता हूं कि दिल्ली में किस तरह से राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। दिल्ली का चुनाव एक तरह से दिल्ली के लोगों के लिए त्योहार की तरह होता है। हम लोग नाचते हैं, झूमते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। सही तरीके से ना चोर को ही पता चलता है कि पुलिस कब आने वाली है, किस गली से आने वाली है, कहां से आने वाली है। भाजपा की सरकार इस बार बनने जा रही है। हमारी तैयारी बूथ पर बहुत ज़्यादा मजबूत है। आज दिल्ली चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ और आज ही आम आदमी पार्टी ने अपने इलेक्शन कैंपेन का ऑफिशियल थीम सॉन्ग भी रिलीज कर दिया। आम आदमी पार्टी ने चुनाव के थीम सॉन्ग के लॉन्च के लिए शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया था। केजरीवाल, सीएम आतिशी, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आम आदमी पार्टी का थीम सॉन्ग है फिर लाएंगे केजरीवाल। इस गाने पर बच्चों ने शानदार डांस भी किया। कैंपेन सॉन्ग का आम आदमी पार्टी को 2015 में फायदा हुआ था। 2020 में भी आम आदमी पार्टी का कैंपेन सॉन्ग 5 साल बेमिसाल लगे रहो केजरीवाल खूब वायरल हुआ था और इस बार भी केजरीवाल को उम्मीद है कि कैंपेन सॉन्ग का फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा। सुनिए केजरीवाल ने क्या कहा। आज आम आदमी पार्टी का तीसरा गाना, एक गाना 2015 में आया था, एक गाना 2020 में आया था और एक आज गाना 2025 में लॉन्च हो रहा है। आज गाना हम इसे दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को समर्पित करते हैं। इसे खूब प्रचार कीजिए, इस पे डांस कीजिए, शादियों में, बर्थडे में इसको खूब बजाइए। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया तो उधर बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने धमाकेदार घोषणा कर दी। प्रवेश वर्मा नई दिल्ली सीट से बीजेपी कैंडिडेट हैं और उम्मीदवार बनने के बाद से ही लगातार चर्चा में हैं। प्रवेश वर्मा पर महिलाओं को पैसे बांटने का आरोप भी लग चुका है। हालांकि प्रवेश वर्मा ने कहा था कि किसी की मदद करना गुनाह नहीं है। अब इलेक्शन डेट जारी होने के बाद प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी के काउंटर के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। प्रवेश वर्मा ने कहा कि वो अपना दूसरा वादा पूरा करने जा रहे हैं और हर घर नौकरी का संकल्प ले रहे हैं। प्रवेश वर्मा ने हर घर नौकरी का ऐलान किया है और इसके लिए 8 जनवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। 15 लोकेशन पर लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसमें भारत की 50 से ज्यादा कंपनियां पहुंचेंगी। 15 जनवरी को रोजगार मेले का आयोजन होगा। सुबह 10 बजे से लोगों का इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू के बाद जिन लोगों का सिलेक्शन होगा उन सभी को नौकरियां मिलेंगी। इस योजना के दम पर ही प्रवेश वर्मा दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। सुनिए प्रवेश वर्मा को और फिर बताऊंगा दिल्ली की सबसे हॉट सीट पर कैसे मुकाबला दिलचस्प हो गया। ये एक तो खुद ही तो डर गए हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि दिल्ली में इस बार इनकी सरकार नहीं बन रही है और एक बार इनकी सरकार नहीं बनेगी तो इनका सारा झूठ हमारी जनता के सामने आ जाएगा। जब देश में लॉकडाउन था, जब सारे लोग दवाई मांगते थे, इन्होंने शराब के ठेके खोले, तो अभी इनको अपनी ज़मीन खिसकती हुई नज़र आ रही है और अगले महीने तक इंतज़ार कीजिए, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। प्रवेश वर्मा नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं जहां से अरविंद केजरीवाल विधायक हैं और इस बार भी नई दिल्ली से ही चुनाव लड़ेंगे। नई दिल्ली विधानसभा सीट पूरे चुनाव में सबसे हॉट सीट बन गई है और इसी सीट पर वोटर लिस्ट से नाम काटने और जोड़ने के आरोप लग रहे हैं। आप देखिए कि कैसे नई दिल्ली सीट पर चुनाव बेहद रोमांचक हो गए हैं। नई दिल्ली सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। अरविंद केजरीवाल वर्सेस प्रवेश वर्मा वर्सेस संदीप दीक्षित। प्रवेश वर्मा दावा कर रहे हैं कि वो केजरीवाल को हरा देंगे। संदीप दीक्षित ने भी केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। आम आदमी पार्टी वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों का आरोप लगा रही है, केजरीवाल के खिलाफ साजिश का आरोप लगा रही है। यहां नई दिल्ली सीट से केजरीवाल बड़े आराम से चुनाव जीतते रहे हैं और इसी सीट से केजरीवाल ने शीला दीक्षित को भी चुनाव में हराया था, लेकिन इस बार मुकाबला टाइट है। आम आदमी पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। सुनिए आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया क्या कह रहे हैं। कैसे ये हो रहा है कि जो लोग
दिखाए जा रहे हैं कि इन्होंने किसी का वोटर लिस्ट से नाम कटाने के लिए नाम दिया, वो लोग ही गायब हैं, वो लोग ही नहीं हैं। फर्जी एप्लीकेंट्स वोट कटवाने के लिए फर्जी एप्लीकेंट्स के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे हो रहा है? और अगर कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ चुनाव आयोग क्या कार्रवाई कर रहा है, इसको भी पारदर्शी बता देते। लेकिन दिल्ली में चुनावी डेट आने के साथ जो सियासी बवाल बढ़ गया है, उसके बीच आज चुनाव आयोग ने ईवीएम विरोधियों की भी तगड़ी क्लास लगा दी। चुनाव आयोग ने आज एक एक करके उन सारे मुद्दों पर जवाब दिया जिन मुद्दों को लेकर अगर इंडी गठबंधन और उनका इकोसिस्टम रोना रोता है तो जवाब भी मिलना था। जैसे एक मुद्दा वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने के आरोप। यह बात हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र और अब दिल्ली तक हो रही है। जैसे ये महाराष्ट्र को लेकर कहा गया था कि 72 लाख वोटर जोड़ दिए गए और इसी से हेराफेरी हुई, इसी तरह के कुछ आरोप दिल्ली में वोटर लिस्ट को लेकर भी लगाए गए। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि वोटर लिस्ट से नाम कटवाना और जोड़ना एक पारदर्शी प्रक्रिया है जिसके बारे में सभी पार्टियों को पता रहता है और इस तरह से नाम कटवाना या जुड़वाना संभव नहीं है। सुनिए चुनाव आयुक्त। जब भी इलेक्टोरल रोल बनता है, रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, फॉर्म 6 के बिना हो नहीं सकता। बीएलए हर पार्टी को अपॉइंट करने का अधिकार है। जो भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस आते हैं वो हाथ की हाथ हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ में शेयर किए जाते हैं। वेबसाइट पे ड्राफ्ट डाला जाता है। पोलिंग स्टेशन के रेशनलाइजेशन में कंसल्ट किया जाता है। कोई डिलीशन हो ही नहीं सकता जब तक उसके पीछे फॉर्म 7 ना हो। यहां तक कि अगर किसी की डेथ हो गई है, उसका भी डेथ सर्टिफिकेट हम अपने रिकॉर्ड में लगा के बीएलओ के माध्यम से रखते हैं। दिल्ली चुनाव में अभी तक तो ईवीएम पर सवाल नहीं उठे हैं क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी लगातार जीतती आ रही है। ऐसे में विपक्ष ईवीएम को मुद्दा भी नहीं बना पा रहा है। हालांकि जो भी सवाल उठ रहे हैं उन सभी पर आज चुनाव आयोग ने जवाब दिया। वोटर लिस्ट पर चुनाव आयोग ने कहा कि हर साल अक्टूबर में लिस्ट का वेरिफिकेशन किया जाता है। सभी राजनीतिक दलों को वोटर लिस्ट दी जाती है। नए वोटर बनाने की प्रक्रिया पार्टियों को बताई जाती है। बिना वेरिफिकेशन किसी का नाम हटाया नहीं जा सकता। कहीं 2% से ज्यादा नाम कटते हैं तो व्यक्तिगत वेरिफिकेशन होता है। फिर भी नाम कट जाए तो अक्टूबर तक शिकायत की जा सकती है। और इसके अलावा पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर के सीसीटीवी फुटेज से जुड़े नियमों को लेकर भी आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अब कैंडिडेट को पोलिंग स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल पाएगी और इससे ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज से जुड़े नियम इसलिए बदले गए ताकि वोटर की पहचान और गोपनीयता बरकरार रहे। सीसीटीवी फुटेज से वोट डालने वाले की पूरी पहचान जाहिर हो जाती है। देश भर में कुल 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन हैं जहां दिन भर में 10 घंटे के आसपास मतदान होता है और इससे कुल 1 करोड़ घंटे का सीसीटीवी फुटेज बनेगा। अगर रोजाना 8 घंटे भी कोई फुटेज देखे तो पूरी फुटेज देखने में 3600 साल लग जाएंगे। चुनाव आयोग ने सवाल किया कि आखिर सीसीटीवी फुटेज किस लिए चाहिए। इलेक्शन कमीशन के पास इस बात का उदाहरण है कि इस डेटा का प्रयोग एआई और मशीन लर्निंग के जरिए गलत नैरेटिव बनाने में भी हो सकता है और ऐसे में फैक्ट चेकर्स भी नहीं बता पाएंगे कि कौन सा असली वीडियो है और कौन सा इंजीनियर्ड। अब हर चुनाव से पहले और चुनाव के बाद चुनाव आयोग विपक्ष के हर आरोप का पॉइंट वाइज जवाब दे रहा है। पिछले कुछ चुनाव से राजनीतिक पार्टियां एक और आरोप लगा रही हैं। कहा जा रहा है कि वोटिंग खत्म होने के बाद वोटिंग परसेंटेज अचानक बढ़ जाता है। इस पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया और कहा कि इस तरह के आरोप गलत हैं कि अचानक वोट का परसेंटेज बढ़ जाता है। वोटिंग परसेंटेज इसलिए बढ़ता है क्योंकि देर रात और सुबह वोटिंग का डेटा आता रहता है। पोलिंग एजेंट्स लगातार पोलिंग बूथ के अंदर होते हैं। मतदान की पूरी प्रक्रिया पोलिंग एजेंट के सामने होती है। वोटिंग खत्म होने पर सभी पार्टियों के पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 17 दिया जाता है और इसमें साफ साफ लिखा रहता है कि बूथ पर कितने वोट पड़े और इसके बाद अलग अलग बूथ के रिटर्निंग ऑफिसर वोटिंग का डेटा कलेक्ट करते हैं। फिर उस डेटा को चुनाव आयोग के पोर्टल पर सबमिट किया जाता है। वोटिंग का डेटा लाखों की संख्या में होता है और इसमें वक्त लगता है। सारे डेटा की स्टडी के बाद फाइनल वोटिंग का आंकड़ा जारी होता है। दुनिया में कहीं भी 5 बड़े वोटिंग खत्म होने के बाद फाइनल डेटा नहीं आ जाता। लिहाजा जितनी सारी बातें विपक्षी पार्टियों की तरफ से सवाल के तौर पर उठाई जा रही हैं, उसी तरीके से बिंदुवार हर सवाल का जवाब दिया जा रहा है। और अब पाठशाला में अगली क्लास 2025 में योगी वर्सेस अखिलेश की पहली टक्कर तय। बड़ा बवाल होने वाला है। 8 महीने बाद आया मौका।
अब अखिलेश से योगी पूरा हिसाब बराबर करेंगे। इसके अलावा महाकुंभ के अनसुने इतिहास का चैप्टर, जब मुगलों ने लगा दिया था कुंभ पर टैक्स। नए साल में योगी वर्सेस अखिलेश की पहली टक्कर की डेट तय हो गई है। एक तरफ महाकुंभ को लेकर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव आमने सामने हैं। महाकुंभ को लेकर तकरार वैसी ही हो रही है जैसे पिछले साल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर हुई थी। अखिलेश यादव कभी महाकुंभ की अव्यवस्थाओं पर सवाल उठाकर सीएम योगी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो कभी महाकुंभ के लिए भेजे जा रहे न्योतों को लेकर। लेकिन इस सब के बीच अब योगी आदित्यनाथ को अखिलेश यादव से लोकसभा चुनाव में मिली टक्कर का पूरा हिसाब बराबर करने का मौका मिल गया है। आज चुनाव आयोग में यूपी की मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया। चुनाव आयोग ने तारीखें बता दी। मिल्कीपुर विधानसभा सीट में होने वाले उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। उपचुनाव के लिए नॉमिनेशन का काम 10 जनवरी से शुरू हो जाएगा। हालांकि योगी आदित्यनाथ किसी भी चैलेंज से निपटना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। एक तरफ सीएम योगी विरोधियों को के हो हल्ले के बीच महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ मिल्कीपुर में जीत के लिए भी योगी आदित्यनाथ सॉलिड प्लान तैयार कर चुके हैं। मिल्कीपुर में चुनाव के ऐलान के बीच योगी आदित्यनाथ आज अचानक दिल्ली पहुंचे। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की। खबर है कि इस दौरान मिल्कीपुर चुनाव पर भी चर्चा हुई। मिल्कीपुर में विधानसभा उपचुनाव की तारीख का ऐलान भले ही आज हुआ है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर सीट को एक मिशन के तौर पर लिया है। सीएम योगी खुद मिल्कीपुर सीट पर होने वाले चुनाव की तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम योगी लोकसभा में अयोध्या वाली हार का बदला लेने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में 7-2 की बढ़त लेने के फौरन बाद ही योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर में जीत का सॉलिड प्लान तैयार कर लिया था। 9 सीटों पर हुए उपचुनावों में सीएम योगी ने हर सीट पर 3-3 मंत्रियों को तैनात किया था, तो मिल्कीपुर के लिए यह संख्या डबल कर दी गई। यानी मिल्कीपुर का चुनाव 2 गुनी ताकत के साथ लड़ने की तैयारी हो चुकी। मिल्कीपुर के लिए सीएम योगी ने जिन मंत्रियों की टीम तैनात की है, उनमें जातीय समीकरण साधने की कोशिश भी है। मंत्री सूर्य प्रताप शाही अयोध्या जिले के प्रभारी मंत्री हैं, उन्हें मिल्कीपुर का प्रभारी बनाया गया है, जबकि राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह को पहले ही मिल्कीपुर सीट के लिए सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं कुर्मी वोट बैंक साधने की जिम्मेदारी सीएम योगी ने अपने करीबी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को सौंपी। ठाकुर वोट बैंक के लिए मंत्री जेपीएस राठौर को लगाया गया है। यादव वोट बैंक के लिए स्वतंत्र प्रभार के मंत्री गिरीश यादव और ब्राह्मण वोट बैंक के लिए राज्य मंत्री सतीश शर्मा को टीम में जगह दी गई। यही नहीं, मिल्कीपुर के लिए योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों की सिर्फ टीम नहीं बनाई, बल्कि उन्हें जीत का मंत्र भी दिया है। खबर है कि सीएम योगी ने मंत्रियों से पोलिंग बूथ के हिसाब से छोटी छोटी टीमें बनाकर लोगों से सीधा संवाद करने की बात कही है। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद दलित समुदाय से हैं। मिल्कीपुर सीट अवधेश प्रसाद के सांसद बनने की वजह से खाली हुई है। उपचुनाव में अखिलेश ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को कैंडिडेट बनाया। दलित, गैर दलित, पासी वोट के लिए अखिलेश ने अवधेश के बेटे पर दांव लगाया है। दूसरी तरफ बीजेपी हिंदुओं को एकजुट करने में जुटी है। अगर योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के नारे का जादू मिल्कीपुर में भी चल गया तो बीजेपी की एक तरफा जीत हो सकती है। हालांकि बीजेपी ने अभी मिल्कीपुर सीट के कैंडिडेट को अनाउंस नहीं किया है, लेकिन अटकलें हैं कि 2017 में अवधेश प्रसाद को हरा चुके और पिछले चुनाव में उन्हें कड़ी चुनौती देने वाले बाबा गोरखनाथ को बीजेपी एक बार फिर से मौका दे सकती है। मिल्कीपुर सीट पर होने वाला चुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए कितना अहम है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते 2 हफ्तों में योगी आदित्यनाथ 3 बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। 4 जनवरी को योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर में उपचुनाव की तैयारियों पर बड़ी बैठक भी की थी और कल यानी 8 जनवरी को योगी आदित्यनाथ की मिल्कीपुर में चुनावी रैली होनी है। इसके बाद 11 जनवरी को योगी आदित्यनाथ अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। योगी के इन ताबड़तोड़ दौरों ने अखिलेश यादव और अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद की बेचैनी बढ़ा दी। उनका कहना है कि चाहे सीएम योगी और उनके मंत्री कितनी भी बार मिल्कीपुर आ जाएं,
बीजेपी उपचुनाव नहीं जीत पाएगी। आप भी अवधेश प्रसाद को सुनिए। मैथमेटिक का एक सिद्धांत है, नपातुला सिद्धांत है, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। चाहे एक बार जाए, चाहे 8 बार जाए, चाहे 10 बार जाए, चाहे 12 बार जाए, चाहे रोज जाए, उसका असर मिल्कीपुर के देवतुल्य मतदाताओं पर, मिल्कीपुर के सम्मानित बुजुर्गों पर, सम्मानित नौजवानों पर, सम्मानित माताओं पर, बहनों पर और सम्मानित सभी वहाँ के सम्मानित नागरिकों पर कोई असर नहीं होना है। वहाँ डिसीजन हो गया है कि समाजवादी पार्टी को अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को हजारों हजार वोट से जिताकर इस क्षेत्र का विकास का रास्ता, इस क्षेत्र में आपसदारी भाईचारा का रास्ता, शांति का रास्ता जो अवधेश प्रसाद ने कायम किया है, उसको उनके बेटे अजीत प्रसाद पूरा करेंगे। मिल्कीपुर के चैलेंज से निपटने के लिए योगी आदित्यनाथ की तैयारियां जोरों पर हैं, तो महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने में भी योगी आदित्यनाथ कोई कसर नहीं छोड़ते दिख रहे हैं। चाहे महाकुंभ में आने वाले साधु संतों के लिए इंतजाम हो या फिर महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सीएम योगी ने सबके लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। इसीलिए साधु संत भी बगैर किसी डर या चिंता के प्रयागराज पहुंच रहे हैं। महाकुंभ की शुरुआत में अब गिनती के दिन बचे हैं। संगम तट पर अखाड़ों के साधुओं के पेशवाई यानी नगर प्रवेश की रोमांचित करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। हाथी, घोड़ों और रथ पर सवार होकर साधु संतों की टोली निकल रही है। प्रयागराज से आई इन तस्वीरों को देखिए। साधु संतों की पेशवाई के बीच एक श्रद्धालु भगवान शिव के वेश में नजर आ रहा है और भगवान शिव की तरह ही तीसरी आंख से आग निकलती भी दिखाई दे रही है। अखाड़ों की पेशवाई में शामिल अघोरियों की भी तस्वीर देखिए। गले में नरमुंडों की माला और पूरे शरीर में भस्म लगाकर आस्था में लीन होकर श्रद्धालु भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं। आज भले ही देश दुनिया का कोई भी श्रद्धालु बगैर एंट्री फीस लिए महाकुंभ में शामिल हो सकता है, लेकिन मुगलों और अंग्रेजों के शासन के दौरान ऐसा नहीं था। पाठशाला में हम आपको महाकुंभ के गौरवशाली और अनसुने इतिहास के बारे में भी लगातार बता रहे हैं। आज देखिए कैसे मुगलों और अंग्रेजों ने सनातनियों की आस्था के इस महापर्व को भी कमाई का जरिया बना लिया था। मुगल बादशाह अकबर 16वीं शताब्दी में दिल्ली के तख्त पर बैठा। इतिहासकार डॉक्टर धनंजय चोपड़ा ने अपनी किताब भारत में कुंभ में लिखा है कि अकबर ने पहली बार कुंभ के मेले के आयोजन पर टैक्स लगाया था। हालांकि बाद में हिंदुओं की मांग पर अकबर ने यह टैक्स खत्म किया था, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इस टैक्स को फिर से वसूलना शुरू कर दिया था। इतिहासकार एसके दुबे की किताब कुंभ सिटी प्रयाग में लिखा गया है कि 1822 में अंग्रेज कुंभ में आने वाले हर यात्री से ₹1.25 का लगान वसूल रहे थे और इस वजह से उस साल कुंभ मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ काफी कम हो गई थी, क्योंकि उस वक्त सिर्फ ₹1 में पूरे महीने के भोजन का इंतजाम हो जाता था। ऐसे में लोगों के लिए ₹1.25 टैक्स बहुत ज्यादा था। साल 1840 में अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने कुंभ मेले में लगने वाले टैक्स को खत्म कर दिया था, लेकिन कुंभ मेले में काम करने वाले कारोबारियों से टैक्स की वसूली जारी रही। इतिहासकारों के मुताबिक 1882 में प्रयाग में लगे कुंभ मेले में अंग्रेजों ने टैक्स से ही करीब ₹50,000 की कमाई की थी और साल 1906 में यह कमाई 62,000 के पार हो चुकी थी। महाकुंभ में योगी सरकार के सामने एक बड़ा चैलेंज सिक्योरिटी को लेकर भी है, क्योंकि महाकुंभ के दौरान अखाड़ों के साधु संतों के अलावा देश और दुनिया से करोड़ों लोग यहां पहुंच रहे हैं, लिहाजा किसी भी तरह का रिस्क नहीं लिया जा सकता। कुंभ के लिए 7 लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है, जिसमें हॉर्स पावर की खूब चर्चा हो रही है। महाकुंभ में सुरक्षा के लिए तैनात ये घोड़े आम नहीं हैं बल्कि खास हैं। मेले में क्राउड कंट्रोल के लिए योगी की ट्रेन्ड माउंटेड पुलिस इन घोड़ों के साथ तैनात हो चुकी है। हॉर्स पावर के इस दस्ते में भारतीय ब्रीड के अलावा अमेरिकन और ब्रिटिश ब्रीड के घोड़े भी शामिल हैं।
इन घोड़ों की कीमत 50 लाख से 2.5 करोड़ तक है। सभी घोड़ों की गर्दन पर एक स्पेशल डिवाइस लगाई गई है जिसमें घोड़ों की 7 पीढ़ियों का पूरा डेटा फीडेड है। यानी घोड़े के माता पिता दादा कौन हैं और घोड़े ने कब और कहां ट्रेनिंग ली, सब कुछ इस चिप में है। इसके साथ ही घोड़ों की गर्दन पर लगी डिवाइस की मदद से इनकी मूवमेंट को भी ट्रैक किया जाता है। महाकुंभ की सुरक्षा में तैनात हॉर्स पावर पर ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट। कुंभ की तैयारियां अंतिम दौर पर है। कुछ ही दिन बाकी हैं जब शाही स्नान की शुरुआत होगी। इससे पहले इस बार कुंभ में सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है और लिहाजा बड़े पैमाने पर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। महाकुंभ 2025 की सुरक्षा व्यवस्था में हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति भी लगाई गई है। ये घोड़े आम नहीं है, ये ट्रेंड घोड़े हैं। इशारों पर कदम ताल करते हुए रास्ता बनाते हैं, जमीन के साथ पानी में भी दौड़ सकते हैं और इसीलिए जो मेले में क्राउड कंट्रोल की व्यवस्था की गई है उसमें ट्रेंड जो माउंटेड पुलिस वाले हैं इन घोड़ों पर सवार होंगे